हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी के आने वाले एग्जाम कनिष्ठ सहायक के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए और अन्य जहाँ पर भी आप लोगों के साइंस से पूछी जाएगी वहाँ पर के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अभी 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का पेपर है और कनिष्ठ सहायक में बाकायदा अलग से साइंस के बारे में जिक्र किया गया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यूकेपीएससी के द्वारा अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसकी ये सेकंड क्लास है जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। इससे पहले एक क्लास मैंने आप लोगों को करा रखी है जिसमें यूकेपीएससी के द्वारा कराए गए क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। दोस्तों पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और पहला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था ये हमको बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्योटो में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्योटो कहाँ पर है? ये है जापान में। तो क्योटो जापान में है जो कि ये आयोजित किया गया था। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये सम्मेलन था। इसमें जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है और ग्रीन हाउस गैस, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई थी। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। और इस सम्मेलन को कोप 3 के नाम से जाना जाता है। आप लोगों से ये क्वेश्चन घुमा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कोप 3 का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने से है। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो यहाँ पर प्रावधान थे दोस्तों 2005 में इनको लागू कर दिया गया था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। तो भारत का परमाणु नीति क्या कहती है ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। परमाणु नीति का मतलब है दोस्तों कि जैसे हम भारत जो है एक परमाणु देश है, यानी कि यहाँ पर परमाणु ठीक है। तो कोई भी देश है उनकी परमाणु नीति होती है, तो भारत की भी नीति है। और जैसे दो देशों के बीच अगर युद्ध हो जाएगा तो क्या हम परमाणु बम दूसरे देश पर गिराएंगे या फिर नहीं गिराएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर सिद्धांत है या फिर भारत देश के द्वारा या फिर किसी भी देश के द्वारा अपनी नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो भारत की जो नीति है उसमें आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से इसमें है शामिल। तो पहल न करना इसमें ये भी शामिल है, एक तरफा प्रतिबंध ये भी शामिल है, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण ये भी बिल्कुल इसमें शामिल है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि भारत की जो पॉलिसी है, परमाणु सिद्धांत की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। नो फर्स्ट यूज मतलब होता है दोस्तों पहले प्रयोग नहीं करना। यानी कि भारत देश के साथ अगर किसी का युद्ध हो जाता है तो भारत कभी भी पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। अगर सामने वाला परमाणु हथियार का यूज करेगा तो भारत तब परमाणु हथियार का वहाँ पर यूज करेगा। ये भारत की पॉलिसी है। और भारत की पॉलिसी ये भी है कि कोई भी ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है वहाँ पर हम परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी भारत की पॉलिसी है। उसके साथ ही आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कोई देश अगर भारत पर जैविक हमला करता है, जैविक परमाणु हमला करता है, तो उस समय भारत की ये पॉलिसी है कि हम भारत की तरफ से परमाणु हथियार का वहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ये बातें हैं जो कि भारत के द्वारा परमाणु सिद्धांत में कही गई हैं। आप लोगों से और क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। भारत ने परमाणु परीक्षण सबसे पहले कब किया था ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम है वो क्या था? तो इसका कोड नेम है स्माइलिंग बुद्धा करके है, ठीक है। तो स्माइलिंग बुद्धा आप लोगों को ध्यान में रखना। भारत का पहला परमाणु परीक्षण है 1974 में किया गया। अब आप लोगों को दूसरा परमाणु परीक्षण की अगर हम बात करेंगे सेकंड की, जिसको हम पोखरण परीक्षण भी बोलते हैं, पोखरण, ठीक है। पोखरण परीक्षण कब किया गया? ये 1998 में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और इसको
इस परीक्षण को दोस्तों ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है, तो जीएस और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको साइंस, दोनों चीज़ें यहाँ पर मिक्सअप है, आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, जीन है। जीन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना है डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, या फिर डीएनआरएनए और हिस्टोन का एक भाग है। तो अगर हम जीन की बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक डीएनए का भाग होता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों से रोगों से पूछ रहा है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि ये आनुवांशिक रोग है, एक जेनेटिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है, यानी कि माता पिता से बच्चों में ये फैलता है दोस्तों। और जब बच्चा छोटा होता है, लगभग 3-4 महीने के बाद ही उसको ये लक्षण है जो कि देखने को मिलते हैं, और इसमें खून की कमी हो जाती है। और इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये रक्त से संबंधित बीमारी है, बच्चों में होती है। ये खून की कमी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी, खून की कमी आप लोग देखेंगे इसमें, और हीमोग्लोबिन का निर्माण है जो कि इसमें रुक जाता है। तो ये क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों से इस टाइप के बनेंगे और आप लोगों को याद करके जाना है। और इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाना, कौन सा रोग होता है। पौधों में भी रोग पूछ लिया जाता है और ह्यूमन में भी रोगों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में फेवरेट टॉपिक है जो कि यूकेपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमको बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब। सबसे पहले किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नोरियो टानीगुची। नोरियो टानीगुची 1974 में ये किया गया था। जापान के ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो जापान के प्रोफेसर हैं मेरे ख्याल से, हाँ प्रोफेसर हैं ये जापान के, और नैनो टेक्नोलॉजी का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र क्या हैं, किस किस क्षेत्र में हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो एग्रीकल्चर में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम जैसे अगर हम बात करेंगे, हम कीटाणु नाशक की आज बात करते हैं, तो उनमें भी ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का छोटा हिस्सा, बहुत छोटे से स्तर पर प्रयोग किए जाने वाली टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 जो परमाणु के अणु हैं, उस छोटे से हिस्से तक की जो टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है उसको हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। अब इसका अन्य क्षेत्र चिकित्सा में भी हम लोग देखने को मिलता है, जैसे लेजर ऑपरेशन वगैरह हम लोग देखते हैं, ट्रीटमेंट आज हम देखते हैं कि लेजर के द्वारा ये सब कुछ किया जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर में हम इसका प्रयोग करते हैं, सुपर कंप्यूटर, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं दोस्तों। तो नैनो टेक्नोलॉजी है जो कि वहाँ पर यूज़ की जाती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एग्जाम में नैनो टेक्नोलॉजी है जो कि पूछी जा सकती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ये आप लोगों को बतानी है, और ग्रीन हाउस के बारे में हम एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैसें हैं कौन कौन सी शामिल हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसके बाद मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम NO2 बोलते हैं, और उसके बाद है जल वाष्प। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो ऑप्शन सी बन जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में, तो क्लोरीन पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में ईथेन देखने को मिल रहा है, और चौथे ऑप्शन में हमको कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये और ऑप्शन है जो कि एलिमिनेट हो जाएंगे, और सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों,
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे साइंस के, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। तो जब बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की हम बात करते हैं। तो नाभिकीय संलयन की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले संलयन को देख लेते हैं। तो जो सूर्य की ऊर्जा है दोस्तों, जो सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है और वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य में, जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम है जो कि सूर्य में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, और यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है जो कि देखने को मिलती है। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम देखेंगे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब टूटना दोस्तों। जैसे कि एक कोई बड़ा सा नाभिक है, एक बड़ा सा नाभिक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये 2 से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2 भागों में विभाजित हो गया। जब ये टूटेगा दोस्तों, एक नाभिक जब टूटेगा तो ये 2 से 3 में विभाजित हो जाएगा, और जब जिस समय ये विभाजित होगा तो इससे ऊर्जा निकलती है। इससे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा का प्रयोग दोस्तों परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना कि परमाणु बम बनाने में जो प्रयोग की जाती है टेक्नोलॉजी, वो है नाभिकीय विखंडन की। जैसे हम यूरेनियम की बात करते हैं, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये जो हैं हमारे, ठीक है। तो यूरेनियम का अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, विखंडन करेंगे दोस्तों, तो बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ पर क्या मिलेगी, हमको ऊर्जा मिलेगी, जिसका प्रयोग हम परमाणु बम बनाने में कर सकते हैं, या फिर नाभिकीय रिएक्टरों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर से बिजली उत्पादन है जो कि की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि नाभिकीय विखंडन का संबंध किससे नहीं है। तो इसका यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा बिजली उत्पादन करना बिल्कुल सही है। परमाणु बम बनाने में ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप लोग करेंगे जो कि इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सेलुलोज और स्टार्च दोनों में होते हैं। सेलुलोज और स्टार्च दोनों में क्या होते हैं दोस्तों, प्लस माइनस ग्लूकोज होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी यांत्रिक तरंग है? कौन सी यांत्रिक तरंग है दोस्तों? तरंग यानी कि वेव से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस क्लास 9th 10th में। तो यहाँ पर हमको बताना है कि यांत्रिक तरंग कौन सी है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल तरंग, मैकेनिकल वेव कौन सी है? तो रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग और एक्स तरंग ये नहीं है। ध्वनि तरंग है जो कि यांत्रिक तरंग है दोस्तों। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ध्वनि, तो ध्वनि टकरा के वापस आ जाती है ना, तो ये फिर ये क्या हो गई, एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होगी। जैसे आप एक कमरे में, हॉल में बंद हम कमरे में अगर आप अपनी आवाज़ को ज़ोर से चिल्लाएंगे तो वो आवाज़ आप लोगों को गूंजेगी, यानी कि वो क्या हो रही है, एक मैकेनिकल वेव फॉर्म में देखने को मिल रही है, यानी कि एक ध्वनि तरंग है। वो ध्वनि तरंग क्या है, एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। इनको भी हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों के क्वेश्चन के लिहाज से है जो कि मैं यहाँ पर लाया हूँ। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों अभी मैंने बात की नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो का मतलब होता है छोटा, नैनो का मतलब छोटा होता है, और 1 मीटर से भी छोटा अगर हम बात करेंगे नैनो में, तो 10 की घात -9 मीटर होता है। इसमें कितना मीटर होता है? 10 की पावर -9 मीटर अगर हम करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर हो जाएगा। आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? नैनो, तो नैनो को 9 से आप लोग याद करना, तो 9 मतलब -9। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा तो ये कह देगा दोस्तों, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तब हमारा आंसर हो जाएगा 10 की घात 9 नैनोमीटर। ठीक है, उल्टा अब बोल रहा है वो। जब उल्टा बोल रहा है तो -9 की जगह +9 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
अगला क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। दोस्तों उपग्रह सैटेलाइट की बात कर रहा है, भू स्तर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहा है। जैसे हम पृथ्वी से कोई भी सैटेलाइट है अंतरिक्ष में भेजते हैं, और जब अंतरिक्ष में भेजते हैं तो 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, तो इस उपग्रह को यहाँ पर स्थापित किया जाता है, भू स्थिर उपग्रह इसको कहा जाता है। इसका परिभ्रमण काल यानी कि इसका परिभ्रमण काल कितना होता है, तो 24 घंटे आप लोगों को ध्यान में रखना है। पृथ्वी का परिभ्रमण काल के बराबर ही इसका परिक्रमण काल होता है। इसके कारण, जिस कारण ये स्थिर प्रतीत होता है, अगर हम पृथ्वी से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये स्थिर प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी उसी 24 घंटे में घूम रही है अपना चक्र, और ये जो सैटेलाइट भू स्थिर सैटेलाइट है ये भी 24 घंटे में अपना परिक्रमण काल पूरा कर रहा है। तो इसलिए क्या हो, हमको ये प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ अंतरिक्ष में ये क्या है, एक स्थिर है। बढ़ेंगे एक अगले प्रश्न की ओर। टेफ्लॉन सामान्य नाम है। टेफ्लॉन सामान्य किसका नाम है, तो ये हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरीन एथिलीन, ऑप्शन ए, पॉलीटेट्राफ्लोरीन एथिलीन इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्र धातुओं का है, तो हमको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो कि हमको तांबे से निर्मित किया गया है, ये हमको बताना है तांबे से। तो अगर हम बात करेंगे पीतल की, पीतल दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है किस किस से मिलकर बनता है, तो पीतल में आप लोगों को ध्यान में रखना है कॉपर, कॉपर को हम Cu बोलते हैं, प्लस Zn, Zn मतलब जिंक। तो पीतल जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यानी कि यहाँ पर तांबा प्रयोग हो रहा है पीतल में। तो हमारा आंसर जो आना चाहिए या तो ए आना चाहिए या सी आना चाहिए, ठीक है। तो डी, बी और डी तो नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कांसे की ओर। दोस्तों अगर हम कांसा देखेंगे, कांसे को हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज मेडल आप लोगों ने सुना होगा ना, ब्रॉन्ज मेडल कहीं पर भी दिया जाता है, एथलीट वगैरह को ओलंपिक में भी दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो कॉपर प्लस टिन, टिन को हम पीबी से दर्शाते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी कि पीबी जो है वो टिन का सिंबल है और कॉपर जो है वो तांबे का सिंबल है। तो यहाँ पर भी हमको तांबा देखने को मिल रहा है, यानी कि कांसे में भी तांबा देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि तांबे से निर्मित मिश्र धातु का एक जोड़ा बन रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। अर्धचालक में विद्युत चालन किस प्रकार से होता है ये हमको बताना है। अर्धचालक मतलब दोस्तों सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हमारे पास आ जाते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो महत्वपूर्ण अर्धचालक हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो हमारी आईसी बनी रहती है, चिप जो हमारे फ़ोन में यूज की जाती है आईसी चिप, वो किसकी बनी रहती है, तो सिलिकॉन की बनी रहती है, जो कि एक अर्धचालक है। तो हमको यही बताना है कि अर्धचालक में विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है, विद्युत का प्रवाह किस प्रकार से होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो विद्युत यानी कि करंट है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने से प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे, भ्रमण करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, इनके टकराने से एक एनर्जी उत्पन्न होगी जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यानी कि विद्युत बोलते हैं। अब ये तो था कंडक्टर में। चालक की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कॉपर का तार हो गया, ठीक है। तो चालक, जो भी चीज़ें चालक वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के माध्यम से प्रभावित होगी धारा, करंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे अर्धचालकों में, तो वहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है जिसको हम होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाता है, विद्युत का चालन होता है। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, ये हमको बताना है। दोस्तों रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये जो IUCN है दोस्तों, इसकी स्थापना आप लोगों से पूछी जा सकती है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में।
1948 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आप लोगों को ध्यान में रखना है ग्लैंड। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है IUCN का। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो IUCN है वो क्या कार्य करता है। दोस्तों रेड डाटा बुक ये जारी करता है, रेड डाटा बुक और अलग अलग डाटा बुक ये जारी करता है। तो रेड डाटा बुक का संबंध होता है जो कि विलुप्त प्राय हमारे जैसे कि जीव जंतु है या फिर पौधे हैं, कोई भी ऐसी अर्थ में पृथ्वी में कोई भी ऐसी चीज़ें जो विलुप्त प्राय हो जाती हैं उनको हम रेड डाटा बुक में डाल देते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है और ये काम IUCN के द्वारा किया जाता है जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो ये निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो कैलकुलेटर में भी किया जाता है, ट्रांजिस्टर में भी किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी किया जाता है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटे आकार की स्मृति होती है? तो हमको ये बताना है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। देखो अत्यधिक तेज, हिंदी में आप लोग देखो इसको अत्यधिक तेज लिखा है, यानी कि फास्टेस्ट मेमोरी हमको बतानी है और इसका आकार छोटा होता है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों अगर हम छोटे आकार की और सबसे तेज मेमोरी की बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कैश मेमोरी होती है। आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? कैश मेमोरी होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर होता दोस्तों, तब आप लोग रजिस्टर को टिक करते, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कैश मेमोरी होगा। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर रजिस्टर आंसर होगा तो आप लोग उसको टिक करेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो टेलीविजन ट्रांसमिशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्यूटर की जो हमारी सीरीज चल रही थी क्वेश्चन आंसर की, उसमें भी डिस्कस किया था, तो इसमें भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टेलीविजन ट्रांसमिशन में किसका उदाहरण है। तो टेलीविजन दोस्तों हम लोगों ने बात की थी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की। दोस्तों कम्युनिकेशन यानी कि आम दो लोगों के बीच वार्तालाप होना, दोनों के बीच में वार्तालाप होना। जैसे आप लोग फ़ोन करते होंगे दो दोस्त, तो दोनों के बीच में फ़ोन के माध्यम से वार्तालाप हो रही है, यानी कि कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमिशन के यहाँ पर मोड होते हैं दोस्तों, एक होता है सिंप्लेक्स मोड और एक होता है हाफ डुप्लेक्स मोड और एक होता है फुल डुप्लेक्स मोड। अब अगर हम सिंप्लेक्स मोड की बात करेंगे तो सिंप्लेक्स मोड में ऐसा होता है कि एक बार में सिर्फ एक ही तरफ से, जैसे एक सेंडर है एक रिसीवर है, दो लोग हैं, एक है सेंडर जो कि भेजने वाला है, एक रिसीवर है जो कि ग्रहण करने वाला है, जिसको प्राप्त होगा मैसेज या फिर जो भी बात आप बोल रहे हैं मैसेज। तो सेंडर एक ही तरफ से भेज सकता है सिंप्लेक्स मोड में। तो टेलीविज़न में हम लोग क्या देखते हैं कि हमको एक ही तरफ से तो न्यूज़ मिलती है। क्या आप लोग टीवी में बोल सकते हैं कि न्यूज़ एंकर को हाँ भाई बताओ ऐसा क्यों हो गया, आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं? हम लोग नहीं कह सकते, यानी कि हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं टेलीविज़न को, हम लोग उनसे कोई भी वार्तालाप नहीं कर सकते जो कि टीवी के अंदर है। इसी प्रकार रेडियो भी एक प्रकार का सिंप्लेक्स मोड होगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है रेडियो, टेलीविज़न ये सभी क्या हैं दोस्तों, सिंप्लेक्स मोड के उदाहरण हैं। हाफ डुप्लेक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें दोनों तरफ से वार्तालाप होती है, लेकिन एक समय में एक ही बार होगा, एक समय में एक ही बार। मतलब जैसे आप लोगों ने वॉकी टॉकी नाम सुना होगा, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी का प्रयोग सेना में किया जाता है। तो सेना में क्या होता है, एक बार में एक सैनिक बोलता है और फिर अपनी बात को पूरी करके ओवर बोलता है, तब जाके दूसरा जो सामने वाला है वो बात करता है। यानी कि एक बार में क्या है, एक ही तरफ से बात हो रही है, दूसरी तरफ से बात नहीं हो सकती है। तो वॉकी टॉकी है हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, फुल डुप्लेक्स, तो फुल डुप्लेक्स का आप लोग ध्यान में रखेंगे, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक समय में दोनों तरफ से बातचीत हम कर सकते हैं। वीडियो कॉल में हम किसी की बात को रोककर अपनी बात भी कर सकते हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स का उदाहरण हो जाएगा। तो इस टाइप के उदाहरण आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पता है हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे।
बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है। तो TCP/IP है जो कि ये प्रोटोकॉल कहलाता है। तो प्रोटोकॉल से कम क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल आप लोग इसको ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा TCP/IP प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास में हम लोगों ने कर लिया है। तो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहना। और अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।